बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिलिमिटेशन एक्ट नंबर 9 ऑफ 1908। लिमिटेशन एक्ट को मैंने सेक्शन वाइज स्टार्ट किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट कर दीजिए। बाकी सेक्शन वाइज भी मैं मज़ीद कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह, लेकिन एक लेक्चर में पूरा का पूरा लिमिटेशन एक्ट का ओवरव्यू हो जाएगा कि इस पूरे एक लेक्चर को अगर आप बर्दाश्त कर लेंगे तो आपको लिमिटेशन एक्ट की समझ आ जाएगी, उम्मीद है। वैसे लिमिटेशन एक्ट को मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा पढ़ा है और ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझना ज़रा सा मुश्किल होता है। सीपीसी की तरह, जैसे सीपीसी का मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था तो उसमें मैंने कहा था कि सीपीसी की लैंग्वेज जो है वो प्लेन है, इजीली समझ आ जाती है, लेकिन लिमिटेशन एक्ट की लैंग्वेज जो है वो प्लेन नहीं है, इजीली नहीं समझ आती, इस पर बड़ा दिमाग खपाना पड़ता है। खैर, मैंने वो कोशिश तो की है, उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। लिमिटेशन एक्ट छोटा सा एक्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्निकल है और बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है। इसके टोटल 30 सेक्शन है, उसमें से भी कुछ ओमिटेड है, तो वो और आर्टिकल 181 आर्टिकल्स हैं, तो मैं कोशिश करूँगी इसी एक लेक्चर में सारे के सारे सेक्शंस भी और आर्टिकल्स को भी डिस्कस करूँ। आर्टिकल्स और सेक्शन में फ़र्क क्या है? लिमिटेशन एक्ट के जो लिमिटेशन के रूल्स बेसिकली जो हैं वो ये बताती है, सेक्शन बताते हैं, और उसके अलावा जो उसके टाइम लिमिटेशन है कि किस तरह की चीज़ के लिए, मतलब सूट के लिए कितना होगा, अपील के लिए कितना होगा, तो वो फर्दर अलग अलग आर्टिकल्स में लिखा गया। तो उसको भी देखते हैं। सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं। प्रीएम्बल कहते हैं कि ये जो एक्ट है उसको कंसोलिडेट किया गया है, अमेंड किया गया है। लिमिटेशन के हवाले से जितने भी पहले से लॉज मौजूद थे उन सबको अमेंड करके एक ही लॉ बना दिया गया। और क्यों बनाया गया है? ताकि वो मतलब वो लॉ पहले के सारे थे और उसको बना दिया गया सूट्स के हवाले से, अपील्स के हवाले से, या किसी भी एप्लीकेशन के हवाले से जो कि कोर्ट में एंटरटेन की जाएगी। और एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड रूल्स, एक्सपीडियंट से मुराद के मतलब जो मुनासिब है, ज़रूरी है ये कि वो इस तरह का कोई लॉ मौजूद होना चाहिए और जो उसमें रूल्स लिखे हों पोजेशन के हवाले से, ओनरशिप के हवाले से, ईजमेंट के हवाले से या प्रॉपर्टी के हवाले से। और टाइम लिमिटेशन भी इसमें लिखा गया कि किस सूट फाइल करने के लिए आपके पास कितना टाइम है, या अपील के लिए कितना टाइम होना चाहिए, और कितने टाइम के अंदर आप अपील में या एप्लीकेशन कोर्ट में एंटरटेन कर सकते हैं। तो पढ़ के देखते हैं कितना टाइम किस चीज़ के लिए। पार्ट 1 इसका प्रिलिमिनरी है, शॉर्ट टाइटल। सबसे सेक्शन 1 जो कि अमूमन हर एक्ट का शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ही होता है। ये इस एक्ट को लिमिटेशन एक्ट 1908 कहते हैं और ये पूरे पाकिस्तान पर एप्लीकेबल है। क्लास 3 इसकी कहती है कि ये वाला सेक्शन से मुराद सेक्शन 1 और सेक्शन 31 ये एट वंस इन्फोर्समेंट में आएगा। एट वंस से मुराद 1908 में ही। और जो बाकी का सेक्शन है, मतलब जो सेक्शन 2 से लेकर रेस्ट ऑफ द सेक्शन लास्ट तक जितने भी सेक्शन है वो सारे के सारे 1 जनवरी 1909 से इन्फोर्समेंट में आएंगे। अब उसने ये वाली बात ऐसे क्यों लिखी है ये मुझे नहीं मिल सका, अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, सेक्शन 2 डेफिनेशंस इन दिस एक्ट। ये जनरली डेफिनेशन जब भी शुरू होती है तो ये बात लाजमी लिखी होती है, अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपुग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। मतलब अगर सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट के एतबार से कोई और बात सामने नज़र आ रही हो तो फिर वो वाली बात देखी जाएगी। अदरवाइज जनरली जो भी लफ्ज़ वहाँ पर पूरे एक्ट में आएगा। जैसे कि एप्लीकांट की डेफिनेशन दी गई है, तो जो एप्लीकांट की डेफिनेशन है पूरे एक्ट में जहाँ जहाँ लफ्ज़ एप्लीकांट आएगा उससे मुराद होगा कि एप्लीकांट से मुराद एप्लीकांट मतलब एप्लीकेशन देने वाला भी शामिल है इसमें। इंक्लूड, जब लफ्ज़ इंक्लूड आता है तो इंक्लूड में से मुराद होता है कि जो जनरल डेफिनेशन है किसी लफ्ज़ की वो ली जाएगी, लेकिन उसके साथ शामिल होगा क्या? फ्रॉम और थ्रू होम एप्लीकांट ड्राइव्स हिज राइट टू अप्लाई, और जिसके ज़रिए एप्लीकांट को राइट मिलता है अप्लाई करने का। दूसरा में है 2 की सब क्लास 2 बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज से मुराद वो डेफिनेशन है जो कि सेक्शन 5 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ने बताई है। और इसके अलावा इसमें शामिल है हुंडी और चेक भी। हुंडी कहते हैं जो ये पर्ची के ऊपर सिस्टम चलता है ना, मतलब उधार पे शॉपकीपर्स ने अक्सर लिखा होता है, वो सारा दिन उनका उधार चलता रहता है और वो पर्ची पे लिखता रहता है और फिर वो पर्ची लिख के दे देता है कि अपना शॉप से जाके वो ले आओ। तो वो इस तरह के ये जो पर्ची वाला सिस्टम होता है उसको हुंडी कहते हैं। या जो भी कस्टमर इस टाइप की कोई चीज़ चल रही होती है तो उसको भी बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। 2 की क्लास 3 बॉन्ड। बॉन्ड में शामिल है इंस्ट्रूमेंट भी और उसके अलावा कोई भी पर्सन जो कि खुद अप्लाइज करता है
कि मैं जो है वो मनी पे करूँगा किसी दूसरे पर्सन को, इस शर्त पर कि अगर मैंने ना पे की तो एप्लीकेशन जो है वो वाइड हो जाएगी। अगर स्पेसिफाइड एक्ट परफॉर्म ना किया गया या फिर परफॉर्म किया गया, मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसके मुताबिक वो पर्सन अपने आप को बाउंड करता है, तो उसको बॉन्ड कहते हैं। सेक्शन 2 की क्लास 4 डिफेंडेंट। डिफेंडेंट में शामिल है जनरल डिफेंडेंट ही, मतलब जो उसके खिलाफ कोई सूट फाइल किया जाता है उसको डिफेंडेंट कहते हैं, या फिर जिसकी वजह से वो उसके ऊपर वो ड्राइव हुआ है लाइबिलिटी टू बी सूट। मतलब इससे मुराद ये है कि अगर कोई पर्सन है जिस के खिलाफ कोई सूट फाइल हो गया, अगर वो मर गया तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं तो वो भी फिर डिफेंडेंट कहलाएंगे, या उसकी जगह पर अगर किसी और को कोई लाइबिलिटी उसके पास आ जाती है तो फिर वो भी डिफेंडेंट कहलाएगा। 5 ईजमेंट। ईजमेंट से मुराद कोई भी राइट है, लेकिन वो ऐसा राइट नहीं होना चाहिए जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट से हासिल होता है। कॉन्ट्रैक्ट से मुराद मतलब अगर कोई सेल्स के ज़रिए आया है या फिर कोई गिफ्ट के ज़रिए या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए किसी को कोई राइट मिला है तो वो राइट ईजमेंट राइट नहीं कहलाता है। जबकि ईजमेंट राइट से मुराद है कि किसको कोई पर्सन इंटाइटल्ड हो क्या करने का, रिमूव करने का या फिर अप्रोप्रिएट करने का किसी प्रॉपर्टी को अपने प्रॉफिट के लिए, या किसी पार्ट ऑफ द सोइल को जो कि बिलोंग कर रही हो किसी दूसरे के साथ, या कोई भी चीज़ जो ग्रोइंग है मतलब कोई दरख्त झाड़ियाँ वगैरह, या अटैच टू या कोई उसके साथ उस प्रॉपर्टी के साथ अटैच है, और सबसिस्टिंग या उसके सबसर्विएंट मतलब उसके साथ ही मौजूद है, और द लैंड ऑफ द अनदर जो कि दूसरे की ज़मीन के साथ, मतलब किसी दूसरे शख्स की ज़मीन के साथ अगर कोई प्रॉपर्टी अटैच है या उसके सबसिस्टिंग है, या कि कोई चीज़ ग्रो कर रही है, या फिर सोइल है, या फिर उसको मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो कि रुकावट पैदा कर रही है उसको, तो फिर वो उसको रिमूव करने का हक रखता है और उसको अब मुनासिब मतलब अप्रोप्रिएट मुनासिब हालत में लेके आ सकते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। तो ऐसा राइट जो है वो ईजमेंट राइट कहलाता है। इसमें जनरली वो जो है राइट टू वे आ जाता है, रास्ते का हक, पानी का हक या हवा का हक। जो बेसिक नेसेसिटीज़ है अगर वो आपकी किसी दूसरे की वजह से डिस्टर्ब हो रही हैं तो आप उसको अपने मुताबिक करने का हक रखते हैं। ईजमेंट का आगे सेक्शन आएगा, डिटेल में फिर वहाँ पे पढ़ते हैं कि ईजमेंट कब मिलता है। सेक्शन 2 की क्लास 6 फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री से मुराद पाकिस्तान से बाहर जितनी भी कंट्रीज हैं फॉरेन कंट्री कहलाएगी। सेक्शन 2 की क्लास 7 गुड फेथ। गुड फेथ से मुराद कोई भी एक्ट जो कि ड्यू केयर एंड अटेंशन से किया गया वो गुड फेथ होता है, बगैर ड्यू केयर एंड अटेंशन के एक्ट किया गया गुड फेथ में नहीं होता। 2 क्लास 8 प्लेंटिव। प्लेंटिव से मुराद वो शख्स जो कि दावा दायर करते हैं वो प्लेंटिव कहलाते हैं, और वो शख्स भी जिसको किसी की वजह से राइट मिलता है सूट फाइल करने का वो भी प्लेंटिव कहलाएगा। 2 की क्लास 9 प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट के सेम मीनिंग है जो कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 26 ऑफ 1881 में लिखे गए। 2 क्लास 10 सूट। सूट में शामिल नहीं है अपील और एप्लीकेशन। 2 क्लास 11 ट्रस्टी। ट्रस्टी में शामिल नहीं है बेनामीदार, मॉर्गेजी, रिमाइंडर इन पोजेशन आफ्टर द मॉर्गेज हैज़ बीन सेटिस्फाइड और अ रॉन्ग डूअर इन पोजेशन विदाउट टाइटल। अगर कोई शख्स बगैर टाइटल के किसी प्रॉपर्टी पर पोजेशन रखता है तो वो भी शामिल नहीं है ट्रस्टी में। उसके अलावा बेनामीदार मतलब किसी और के नाम पर अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो तो वो भी ट्रस्टी नहीं हो सकता, और मॉर्गेजी अगर वो प्रॉपर्टी पर रिमेन कर रहा है और प्रॉपर्टी की जो मॉर्गेज अमाउंट है वो सेटिस्फाइड हो गई है फिर भी वो रिमेनिंग इन पोजेशन है तो वो भी ट्रस्टी नहीं हो सकता। अच्छा जी, पार्ट 2 लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील एंड एप्लीकेशन। सेक्शन 3 डिसमिसल ऑफ सूट ईटीसी इंस्टीट्यूटेड ईटीसी आफ्टर पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ये पूरा सेक्शन मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि अगर पूरा पढ़ूंगी तो ये आधे 1 घंटे के बजाय 2-3-4 घंटों में जाएगा लेक्चर, तो वो अलग से सेक्शंस में डिटेल में साथ के साथ अपलोड करती जो कि फ़िलहाल जस्ट ओवरव्यू की कोशिश कर रही हूँ, तो लिहाजा सिर्फ हेडिंग्स पढ़ूंगी और बाकी उसका कॉन्सेप्ट। तो सेक्शन 3 जो है वो बड़ा मशहूर सेक्शन है लिमिटेशन एक्ट का। ये कहता है कि कोई भी टाइम सूट अगर फाइल हुआ है या फिर कोई सूट इंस्टीट्यूट होता है, अपील प्रेफर्ड होती है और एप्लीकेशन फाइल की जाती है, तो फिर वो जो है फ़ौरन ही डिसमिस कर दिया जाएगा एट फर्स्ट इंस्टांस अगर वो सूट टाइम बार्ड है। मतलब टाइम लिमिटेशन जो आर्टिकल्स में आगे हम पढ़ेंगे कि किस चीज़ के लिए कितना टाइम लिमिटेशन है। जैसे जनरल एग्जांपल ले लेते हैं कि जनरली मोस्टली अपील की जो टाइम लिमिटेशन है वो 30 डेज़ होता है। अगर 30 डेज़ के एक दिन बाद भी कोई अपील या प्रेफर कर दी गई है
तो वो जो है कोर्ट के पास पावर है कि उसको फर्स्ट इंस्टांस पे ही डिसमिस कर सकती है सूट को ही, सॉरी अपील को। तो सेक्शन 3 ये कहते हैं, इसकी एक्सेप्शंस अब शुरू हो रही हैं आगे, 4 से ऑनवर्ड चलती रहेंगी एक्सेप्शंस। तो सबसे पहले एक्सेप्शन है सेक्शन 4, वेयर कोर्ट इज़ क्लोज्ड व्हेन पीरियड एक्सपायर्ड। अब 30 दिन का जो टाइम पीरियड था वो फॉर एग्जांपल आज एक्सपायर हो गया। आज है सैटरडे 29 अप्रैल। अब सपोज़ आज 30 दिन पूरे हो गए। अब आज 30 दिन पूरे होने के बाद, या चलो लगा लेते हैं आज 29 है तो 29 दिन आज पूरे हुए अपील करने के, और कल जो संडे है तो कल संडे 30 दिन पूरे होने थे। अब संडे को कोर्ट्स बंद होती हैं, तो लिहाजा वो जो क्लोज डेट होगा कोर्ट का, मतलब जिस दिन कोर्ट बंद होगी तो संडे जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। वैसे काउंटिंग में संडे एक्सक्लूड नहीं होगा, लेकिन जब टाइम एक्सपायर हो रहा है तो उस दिन अगर कोई छुट्टी आ गई है तो फिर वो दिन एक्सक्लूड होगा। ऐसा नहीं होता कि 30 दिन आपने काउंट करना है तो उस 30 दिन में जितने संडे आई जितनी छुट्टियाँ हैं वो आप निकाल दें, लेकिन जो टाइम उसमें लफ्ज़ लिखा हुआ है एप्लीकेशन एक्सपायर्स ऑन डे व्हेन विद द कोर्ट इज़ क्लोज्ड। इस सेक्शन का भी मोस्टली गलत इंटरप्रेट किया जाता है। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि जितनी भी छुट्टियां वो सारी की सारी छुट्टियां एक्सक्लूड हो जाएंगी। सिर्फ इसमें लिखा हुआ है कि जिस दिन कोर्ट जो है वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो रहा है, अगर उस दिन कोर्ट क्लोज होगी तो फिर वो नेक्स्ट वर्किंग डे जब भी कोर्ट का होगा, जिस दिन अगले दिन, मतलब अगर संडे, अब जैसे कल संडे है छुट्टी होगी और परसों भी 1 मई की छुट्टी है, तो 2 दिन बंद हो गए ना। अब अगर कल किसी का टाइम पीरियड एक्सपायर हो रहा है और वो 30 दिन पूरे हो गए तो फिर उसने मंडे को फाइल, संडे को तो फाइल नहीं कर सकता ना, छुट्टी है, मंडे को करना होगा। लेकिन मंडे को भी अगेन छुट्टियाँ, तो फिर वो मंडे को भी नहीं करेगा, वो ट्यूसडे को फाइल करेगा। तो फिर ये दोनों दिन जो छुट्टी वाले आ गए हैं ये एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, और ये वो फिर उसका टाइम बाहर सूट नहीं गिना जाएगा, विद इन टाइम ही गिना जाएगा। होप्स ओके समझ आ गया होगा सेक्शन 4। सेक्शन 5 एक्सटेंड, ये भी बड़ा मशहूर सेक्शन है लिमिटेशन एक्ट का। एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन सर्टेन केसेस, इसको कंडोनेशन ऑफ डिले भी कहते हैं, कि अगर किसी वजह से वो डिले काज हो गया है, मतलब 30 दिन का टाइम गुजर गया, 2 दिन ये छुट्टी वाले भी गुजर गए, और फिर ट्यूसडे को उसने केस फाइल करना था लेकिन वो नहीं कर सका, तो फिर क्या होगा, उसने फॉर एग्जांपल वो ट्यूसडे को नहीं कर सका, वेडनेसडे को भी कर सकता है, अगर हफ्ते चला गया या किसी भी दिन आया है वो, और जितना टाइम फिर वो गुजार के आया होगा वो हर एक एक दिन की एक्सप्लेनेशन देगा, और वो सफिशेंट काज होनी चाहिए कि जिस वजह से वो नहीं आ सका। इस सफिशेंट काज में जनरली आ जाती हैं कि वो शख्स खुद बहुत ज़्यादा बीमार था कि वो आ नहीं सका, या उसके कोई फैमिली में, मतलब किसी करीबी की कोई डेथ वगैरह हो गई जिस वजह से वो नहीं आ सकता, या कोई ऐसी मजबूरी जिसकी वजह से वो कोर्ट ना आ सकता हो, और एक प्रूडेंट माइंड भी समझता हो कि हाँ वाकई इसको ये ऐसी मजबूरी थी कि वो कोर्ट नहीं आ सकता था, वो अपील या सूट फाइल नहीं कर सकता था, तो फिर उसको जो डिले है वो कंडोन कर दिया जाएगा, मतलब उसका मज़ीद टाइम एक्सटेंड कर दिया जाएगा उसका। अदरवाइज जनरली जो सेक्शन 3 है वही चलता है कि टाइम बार्ड सूट एक्सरसाइज नहीं किया जाता, उसको फ़ौरन ही डिसमिस कर दिया जाता है। सेक्शन 6, ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है लिमिटेशन का। लीगल डिसेबिलिटी, लीगल डिसेबिलिटी से मुराद होता है कि कोई शख्स जो कि लीगली डिसेबल है, और वो लीगली डिसेबल सिर्फ 3 लोग हैं। एक माइनर जो मतलब 18 साल से कम का हो, दूसरा इंसेन जो कि पैदाइशी पागल जिसे हम कहते हैं, और तीसरा इडियट। इडियट तो होता है बेवकूफ़, जिसे समझ ना आती हो, मतलब उसे वो कहा कुछ, वो इसके ऊपर एक शेर भी होता है, मैंने कुछ कहा उसने कुछ समझा मुझे कुछ और कहना था। तो वो जो सेम सेंस पे समझने की, सोचने समझने की सलाहियत रखता है, या जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही समझे, तो फिर वो एक साउंड पर्सन कहलाता है। अदरवाइज जिसे हम आम अल्फाज में झल्ला या बेवकूफ़ कहते हैं वो इडियट होता है। तो ये तीनों शख्स जो हैं वो इनको एग्जाम्पशन हासिल है कि ये लोग जो है वो सूट फाइल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लीगली डिसेबल्ड हैं पर्सन, और इनका टाइम लिमिटेशन जो है वो तब से स्टार्ट होता है जब जिस दिन डिसेबिलिटी इनकी सीज़ हो जाएगी। सीज़ होने से मुराद कि जिस वक्त अगर वो इडियट है तो वो साउंड पर्सन बन जाएगा, सेन है तो साउंड पर्सन बन जाएगा, माइनर है तो वो मेजर हो जाएगा, तो फिर वो सूट फाइल कर सकता है। और जिस दिन वो उसकी लीगल डिसेबिलिटी सीज़ होगी उस दिन से उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। मतलब अगर अपील का टाइम है 30 दिन,
तो जिस दिन वो ठीक हुआ उस दिन से ही वो 30 दिन शुरू होंगे। उससे पहले अगर चाहे वो 10 साल गुजार दिए उसने, मतलब एक बच्चा था उसके पास राइट आया सूट फाइल करने का, वो 7 साल का था, तो अब वो 18 साल का जब होगा तब उसकी लीगल डिसेबिलिटी सीज होगी। तो 18 साल के बाद उसके वो टाइम लिमिटेशन वाले 30 दिन स्टार्ट होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। सेक्शन 7 डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और एप्लीकांट्स। अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं या एप्लीकांट है और उनमें से कोई लीगली डिसेबल हो गया, मतलब उनमें से कोई एक, जैसे ये इस तरह ये जनरली होता है पार्टनरशिप वाले केसेस में, जहाँ पर एक से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं और उनमें से कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, आगे उसके बच्चे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, तो मतलब वो माइनर हैं, लीगली डिसेबल है। तो फिर अगर तो केस की सूरत इस तरह की हो कि अगर उस एक पर्सन को मतलब छोड़ के पूरा का पूरा क्लेम आप अपना, बाकी जितने प्लेंटिफ हैं, फॉर एग्जांपल अगर 4 प्लेंटिफ हैं, 4 में से एक जो है वो माइनर है और बाकी तीनों ने क्लेम लेना है, तो वो तीनों अगर सूट की नेचर इस तरह की है कि वो तीनों अपना क्लेम ले लें और जो चौथा है वो जब उसकी लीगल डिसेबिलिटी सीज होगी तब वो तब ले सकता है, तो फिर तो इस तरह का सूट फाइल हो सकता है फ़ौरन ही। अगर अदरवाइज अगर ऐसा है कि वो चारों इकट्ठे होंगे और फिर कोई क्लेम वो कर सकते हो, तो फिर वो क्लेम उनको मिलेगा, तो फिर ऐसी सूरत में सूट फाइल नहीं होगा। वो सारे के सारे भी नहीं कर सकेंगे जब तक कि वो चौथा बंदे की लीगल डिसेबिलिटी सीज ना हो जाए। सेक्शन 8 स्पेशल एक्सेप्शंस कहता है, इसमें वो कहता है कि जो सेक्शन 6 और 7 में बात की गई है वो प्रीएम्पशन के सूट पर अप्लाई नहीं होगी। प्रीएम्पशन के सूट के लिए 3 साल का टाइम लिमिटेशन है और 3 साल ही चलेंगे, बाकी उसका मज़ीद एक्सटेंशन हासिल नहीं होगी। सेक्शन 9 कहता है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। एक दफ़ा अगर टाइम रनिंग स्टार्ट हो गया तो फिर सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी जो है वो उसको स्टॉप नहीं करती। मतलब अपील फाइल करने का टाइम लिमिटेशन 30 दिन था, अब 30 दिन वो आज से स्टार्ट हो गया। अब आज स्टार्ट होने के बाद अगर कल फॉर एग्जांपल कोई शख्स जो है वो इनसेन हो जाता है या इडियट हो जाता है, लीगल डिसेबल हो गया, तो फिर वो टाइम ख़त्म नहीं होगा, फिर उसका राइट ही ख़त्म होगा। वो 30 दिन गुजर जाएंगे तो वो राइट उसका ख़त्म हो जाएगा, फिर उसकी लीगल डिसेबिलिटी सीज हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेक्शन 9 यही कहता है। सेक्शन 10 सूट्स अगेंस्ट एक्सप्रेस ट्रस्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। वो इसमें वो मुख्तसर यही कहता है कि ट्रस्टीज़ और रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ, मतलब ट्रस्टीज़ और उनके रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ सूट फाइल करने के लिए कोई टाइम लिमिटेशन है, कभी भी किया जा सकता है। 11 सेक्शन 11 सूट्स ऑन फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट। फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट से मुराद कि अगर कोई सूट ऐसा है जिसके पाकिस्तान में सूट फाइल किया लेकिन उसकी बेस जो है उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर है जो कि पाकिस्तान से बाहर, मतलब किसी और मुल्क में, फॉर एग्जांपल दुबई में किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपस में दो लोगों ने ना, और वो कॉन्ट्रैक्ट उनकी नेचर इस तरह का था कि उस एक बंदे की प्रॉपर्टी पाकिस्तान में थी तो उसने पाकिस्तान की प्रॉपर्टी के हवाले से वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो अब सूट यहाँ पर फाइल किया जाएगा। तो ये लिमिटेशन एक्ट ने जितना टाइम पीरियड दिया है वो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। उम्मीद है समझ आई होगी। थोड़ा सा इसमें दूसरा सेक्शन को है, वो कहता है कि नो फॉरेन रूल ऑफ लिमिटेशन शैल बी अ डिफेंस टू अ सूट इंस्टीट्यूटेड पाकिस्तान ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू अ फॉरेन कंट्री। इसमें एक एक्सेप्शन है, अनलेस द रूल हैज़ एक्सटिंग्विश्ड द कॉन्ट्रैक्ट एंड द पार्टीज वर डोमिसाइल्ड इन सच कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड प्रिस्क्राइब बाय सच रूल। अगर तो कोई रूल इस तरह का है जो कि रूल ही ख़त्म हो गया तो फिर तो वो चलेगा, या फिर वो पार्टीज जो है उधर की कंट्री की डोमिसाइल्ड हो, यहाँ की ना हो, तो फिर वो रूल मतलब उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज जो जनरल लिमिटेशन एक्ट है वो हर उस शख्स पर अप्लाई होगा जो कि पाकिस्तान की किसी भी कोर्ट में सूट फाइल करता है, तो लिमिटेशन का उसने ख्याल रख रहे हैं। पार्ट 3 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है लिमिटेशन एक्ट का, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन पीरियड जो है वो उसकी काउंटिंग का, कि वो किस तरह काउंट किया जाएगा, कब काउंट किया जाएगा, कौन सा काउंट किया जाएगा और कौन सा नहीं काउंट किया जाएगा। तो सेक्शन 12 एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग। लीगल प्रोसीडिंग में टाइम कौन सा एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, किसी भी सूट में, अपील में या एप्लीकेशन में टाइम जो है वो एक्सक्लूड होगा, जो कि जिस दिन वो डिग्री हुई, मतलब जजमेंट जिस दिन आती है वो दिन एक्सक्लूड होता है। उसके अलावा जिस दिन अपील फाइल की जाती है वो दिन भी एक्सक्लूड होता है, जिस दिन रिव्यू किया जाता है वो दिन भी एक्सक्लूड होता है, मतलब जिस दिन वो कोई भी ऑर्डर, जजमेंट, डिग्री या रिव्यू या अपील हुई है उस दिन वो दिन शामिल नहीं होता काउंटिंग में। उसके अलावा जजमेंट की कॉपी ऑब्टेन करने के लिए जितना टाइम लगता है वो सारा का सारा टाइम भी
एक्सक्लूड होता है। और इनकम्पेटिबल सेट असाइड, अवार्ड को सेट असाइड करवाने के लिए जो टाइम लगता है वो भी एक्सक्लूड है। उसके अलावा कॉपी ऑब्टेन करने के लिए जिस दिन उसको बताया जाता है कि आपकी जो कॉपी मतलब अटेस्टेड कॉपी सप्लाई करने के लिए कुछ टाइम लगता है, तो वो टाइम जितना भी लगेगा वो दिन एक्सक्लूड हो जाएगा उस पूरे के पूरे उसमें से। मतलब एक्सक्लूड से मुराद कि अगर आज किसी के हक में या किसी के खिलाफ कोई जजमेंट पास हो गई है, कोई डिग्री आ गई है, उसके जिसके हक में आई है वो तो खुश है, लेकिन जिसके खिलाफ आई है वो अपील करना चाहता है, तो अपील करने के लिए उसके पास 30 दिन है। लेकिन 30 दिन उसके कब स्टार्ट होंगे? जिस दिन उसको कॉपी जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी, मतलब रेडी हो जाएगी, और उसको बता दिया जाएगा कि आज आपकी जजमेंट की कॉपी रेडी है। अब ऐसा नहीं है कि वो आज उसकी कॉपी वो तैयार हो गया और उसने उठाई 10 दिन बाद है, तो वो 10 दिन बाद से पीरियड स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि जिस दिन उसकी कॉपी वो रेडी हो गई है उस दिन से वो पीरियड स्टार्ट होगा। उससे पहले वाला जितना टाइम पीरियड है वो सारा का सारा एक्सक्लूड होगा। सेक्शन 13 टाइम एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ डिफेंडेंट्स एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान ETC एंड सर्टेन अदर टेरिटरीज। डिफेंडेंट अगर एब्सेंस है फ्रॉम पाकिस्तान से या फिर पाकिस्तान की टेरिटरी से बाहर है तो वो टाइम भी एक्सक्लूड होगा। सेक्शन 14 एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन। अगर जुरिस्डिक्शन के बगैर किसी ने कोई मतलब कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती थी और कोई सूट फाइल कर दिया या कोई अपील कर दिया, तो फिर बाद में पता चला कि वो तो जुरिस्डिक्शन कोर्ट की बनती नहीं थी, कोर्ट एक्सरसाइज ही नहीं कर सकती थी, लेकिन वो हो सही बोनाफाइड किसी ने जानबूझकर फ्रॉडुलेंटली नियत से ऐसा ना किया हो तो फिर तो नहीं होगा, अदरवाइज वो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। 15 एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग्स आर सस्पेंडिंग। अगर किसी टाइम पीरियड में प्रोसीडिंग जो है वो सस्पेंड कर दी गई या स्टे कर दी गई है, कोई इंजंक्शन का ऑर्डर हो गया, तो फिर वो टाइम भी एक्सक्लूड होगा। 16 एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग्स टू सेट असाइड एग्जीक्यूशन सेल आर पेंडिंग। अगर कोई एग्जीक्यूशन या फिर कोई सेल एग्जीक्यूशन सेल की सेट असाइड की गई है या फिर पेंडिंग है, तो फिर वो टाइम भी एक्सक्लूड होगा। 17 इफेक्ट ऑफ डेथ बिफोर राइट टू सू अक्रूज। अगर किसी शख्स का राइट टू सू अक्रूज होना था भी, मतलब किसी को राइट कोई मिलने वाला था लेकिन वो राइट मिलने से पहले ही वो शख्स मर जाता है, तो फिर उसके जो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनके पास वो राइट ट्रांसफ़र हो जाएगा, और वो उस वक्त होगा जब वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव और उसके मतलब कैपेबल हो। मतलब रिप्रेजेंटेटिव में ऐसा ना हो कि कोई लीगली डिसेबल्ड हो, तो फिर उसका जब वो लीगली डिसेबल्ड सीज होगी उसकी, तो तब से उसका राइट स्टार्ट होगा। अगर वो साउंड है तो फिर उसी वक्त से उसका वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा, जो जैसा कि वो मरने वाला खुद है, मतलब वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसी कैपेसिटी में ही आते हैं जैसे कि वो खुद होता है। 18 इफेक्ट ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड के जरिए अगर कोई वेयर एनी पर्सन हैविंग अ राइट टू इंस्टीट्यूट सॉर्ट मेक एन एप्लीकेशन हैज मीन्स ऑफ फ्रॉड बीन केप्ट फ्रॉम द नॉलेज ऑफ सच राइट और द टाइटल ऑन विच इट इज़ फाउंडेड। अगर कोई उसके नॉलेज में ही नहीं आई कोई बात, मतलब उसका कोई राइट था लेकिन वो उसके नॉलेज में नहीं आया, तो जिस दिन उसकी नॉलेज में वो आएगा और किसी ने फ्रॉड उसके साथ किया है, तो वो मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज लिमिटेशन स्टार्ट होता है, उससे पहले नहीं होता। 19 इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। एक्नॉलेजमेंट कहते हैं कि जब अगर मतलब एक दो लोगों ने, एक शख्स ए है एक बी है, दोनों ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेन देन का, उधार के मामला का या सेल का या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, और वो किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए किया था। अब वो टाइम पीरियड जो है वो गुजर गया, तो वो गुजरने वाला है या गुजर चुका है, तो फिर वो दूसरे बंदे से रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे मज़ीद टाइम थोड़ा दे दें, मैं आपको इतने टाइम तक वो पेमेंट वगैरह ये जो भी है वो कर दूंगा। तो फिर वो मज़ीद उसको अगर वो टाइम इन राइटिंग दे देते हैं तो वो एक्नॉलेजमेंट कहलाती है, और फिर उसका जो टाइम लिमिटेशन है वो एक्नॉलेजमेंट के टाइम लिमिटेशन ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होगा। सेक्शन 20 इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और ऑफ इंटरेस्ट ऑन लेगेसी। Where payment on account of a debt or interest of legacy is made before the expiration of the prescribed period by the person liable to pay the debt or legacy or by his duly authorized agent, a fresh period of limitation shall be computed from the time when the payment was made. जिस दिन पेमेंट मेड होगी उस दिन से ही टाइम लिमिटेशन स्टार्ट होगा। डेट इंक्लूड्स मनी पेएबल अंडर अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। डेट से मुराद वो मनी भी है जो कि कोर्ट के ऑर्डर से के बाद होनी थी, या वैसे अगर किसी ने कोई कर्जा लिया हुआ तो वो भी।
21 एजेंट ऑफ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी। अगर एजेंट से मुराद कोई भी ऑथोराइज्ड एजेंट है जिसको कोई भी शख्स जो है वो ऑथोराइज करता है कि वो एजेंट है, और अगर वो शख्स लीगली डिसेबल्ड है तो फिर जब उसकी डिसेबिलिटी सीज होगी तो फिर वो टाइम लिमिटेशन उसका स्टार्ट होगा। 22 इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ फॉर डिफेंडेंट। अगर कोई नया प्लेंटिफ या नया डिफेंडेंट ऐड हुआ है तो फिर क्या होगा। Where after the institution of suit a new plaintiff defendant is substituted or added, a suit shall as regards him made be deemed to have been instituted when he was so made a party. Nothing in subsection 1 shall apply to a case where a party is added or substituted owing to an assignment or devolution of an interest during the pendency of suit, or where the plaintiff is made a defendant or defendant is made a plaintiff. अगर डिफेंडेंट को प्लेंटिफ की जगह पर और प्लेंटिफ को डिफेंडेंट की जगह पर रख दिया गया तो फिर जो सूट पहले से चल रहा था उसी हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर बाद में कोई शख्स प्लेंटिफ के तौर पर या डिफेंडेंट के तौर पर ऐड किया गया किसी भी वजह से, तो फिर उसका टाइम लिमिटेशन जिस वक्त वो ऐड किया गया उसी हिसाब से शुरू होगा, उसी हिसाब से देखा जाएगा। सेक्शन 23 कंटिन्यूइंग ब्रीचेस और एंड रॉन्ग्स। In the case of continuing breach of contract and in the case of continuing wrong independent of contract, a fresh period of limitation begins to run at every moment or of the time during which the breach of the wrong as the case may be continues। मतलब यह है कि अगर एक शख्स ने एक ब्रीच की मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था और उसने वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, तो फिर वो टाइम लिमिटेशन उसकी ब्रीच वाले दिन से स्टार्ट होगा। फिर मैंने एक और कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ किया हुआ था, उसने उसकी भी ब्रीच कर दी, तो जिस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की है उस दिन से वो टाइम लिमिटेशन स्टार्ट होगा। या फिर अगर उसने ब्रीच किया, मैंने उसे मज़ीद टाइम दे दिया और उसने फिर ब्रीच कर दिया, तो वो जिस दिन दूसरे वाला ब्रीच किया होगा उस वक्त से उसका टाइम लिमिटेशन स्टार्ट होगा। सेक्शन 24 सूट फॉर कंपनसेशन फॉर एक्ट नो एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेजेस। अगर तो in case of a suit for compensation for an act which does not give rise to a cause of action unless some specific injury actually results therefrom, कोई भी शख्स डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता जब तक कि वो उसको कोई इंजरी काज ना हुई है। इसके ऊपर एक प्रिंसिपल भी है, लीगल प्रिंसिपल डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम, मतलब डैमेज विदाउट इंजरी और इंजरी विदाउट डैमेज। तो डैमेज आप तब तक क्लेम नहीं कर सकते जब तक कि आपको कोई इंजरी से मुराद फिजिकल इंजरी नहीं, किसी भी लीगल राइट की इंजरी या राइट की वायलेशन जो है उसको इंजरी कहते हैं लीगल टर्म में। पार्ट 4 एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन। 26 एक्विजिशन ऑफ राइट टू ईजमेंट। ईजमेंट का राइट आपको 20 साल बाद मिलता है अगर आप 20 साल से एक ही जगह पर मौजूद हैं और वहाँ पर आप पानी, हवा, पानी का रास्ता और रास्ते का मतलब राइट यूज़ कर रहे हैं। लाइट, एयर और वे और वाटर कोर्स, 4 चीज़ें जो है ईजमेंट में आती हैं, तो फिर आपको ईजमेंट का राइट मिलता है और उसके मतलब 20 साल तक आप कंटिन्यूसली यूज़ करते रहे, तो फिर उसके 2 साल बाद आप उस राइट को, अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो फिर वो आपका एब्सोल्यूट राइट बन जाएगा और उसको आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो आपके साथ अटैच, तो फिर वो 20 ईयर्स की बजाय 60 ईयर्स मतलब 60 ईयर्स तक आप किसी जगह पर एक जगह पर बैठे हों और वहाँ पर आपको वो राइट मिलता रहा, तो फिर आप उसको मतलब एब्सोल्युटली क्लेम कर सकते हैं। 27 एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिवर्सनर और सर्वियंटेनमेंट। where any land or water upon over or from which any easement has been enjoined or derived has been held under or by virtue of the interest for life or any term of years exceeding 3 years from the granting thereof, the time of the enjoyment of such easement during the continuance of such interest in term shall be excluded in computation of period of 20 years in case the claim is within 3 years next after the determination of such interest or term resisted by the person entitled or such determination to set the land or water। यह पिछले वाले सेक्शन के साथ ही रिलेट करता है। इसमें यही है कि अगर कोई शख्स वो 20 साल का जो अर्सा है वो 20 साल कंटिन्यूसली 20 साल होना चाहिए, उसके दरमियान में गैप नहीं होना चाहिए। मतलब कि कोई शख्स 3 साल एक जगह रहा, उसके बाद कहीं और चला गया, फिर बाद में आया, फिर 2 साल रहा, फिर कहीं और चला गया, फिर 2 साल रहा, कहीं और चला गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूसली 20 ईयर्स उसके एक ही जगह पर होने चाहिए, फिर उसका इजमेंट राइट बनता है। पार्ट 5 सेविंग्स एंड रिपील्स। 29 में सेविंग रखी हुई है कि सेक्शन
25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 25 लॉफुल कंसिडरेशन के हवाले से, मतलब विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड होते हैं, तो वो उसके हवाले से डील करता है। वो जगह अपनी जगह बरकरार रहेगी, और उसके अलावा जो भी फर्स्ट शेड्यूल में जितना भी टाइम लिमिटेशन बताया गया है, फर्स्ट शेड्यूल जो आर्टिकल्स वाला भी हम पढ़ते हैं, तो वो वही का वही टाइम लिमिटेशन चलेगा, उसके अलावा कोई टाइम नहीं है। 30 एंड 31 में भी उसने प्रोविजन ऐसी लिखे जो कि प्रिस्क्राइब की गई है, शॉर्टर देन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशन एक्ट प्रोविजन फॉर सूट्स बाय सर्टेन मॉर्गेजेस इन टेरिटरी मेंशन्ड इन सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल जो वो है रिपील हो चुका है, तो वो इसलिए ये सेक्शन 30 और 31 भी रिपील्ड ही समझा जाता है। सेक्शन 30 और 28 भी ओमिटेड है, और 32 भी रिपील्ड है। आगे आ जाता है फर्स्ट शेड्यूल। सेक्शन थ्री इसमें वो लिखा हुआ है फर्स्ट शेड्यूल के नीचे बाज़ दफ़ा सेक्शन लिखा होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है सी सेक्शन थ्री में टाइम बार्ड सूट की बात की गई है, तो वो सेक्शन 3 तब हिट होगा जब इसमें जो इतने भी टाइम लिमिटेशन बताई गई हैं वो एक्सीड करेंगे। तो फिर फर्स्ट डिवीजन में सूट्स की बात की गई है। सबसे पहले वाली साइड पे डिस्क्रिप्शन ऑफ सूट है, फिर दरमियान में पीरियड ऑफ लिमिटेशन है कि कितने अरसे के लिए, और टाइम फ्रॉम विच पीरियड बिगेन टू रन, किस दिन से वो टाइम लिमिटेशन स्टार्ट होगा। तो पहला पढ़ते हैं कंटेस्ट अवार्ड ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अंडर द वेस्ट लैंड क्लेम्स एक्ट 1863। 30 दिन का टाइम है, और उस दिन से शुरू होगा जब नोटिस किया गया है प्लेंटिफ को अवार्ड के हवाले से। दूसरा, फॉर कंपनसेशन और डूइंग ऑफ और फॉर कमिटिंग और फॉर ओमिटिंग टू डू एन एक्ट अलेज टू बी इन परसुएंस ऑफ एन इनैक्टमेंट इन फोर्स ऑफ पाकिस्तान फॉर द टाइम बिंग। अगर किसी शख्स को कोई काम करने के लिए कहा गया था किसी पाकिस्तानी लॉ के तहत और उसने वो नहीं किया, तो फिर उसकी कंपनसेशन के हवाले से 90 दिन का टाइम है, और जिस दिन से वो एक्ट या फिर ओमिशन टेक प्लेस हुई है उस दिन से स्टार्ट होगा। आर्टिकल 3 कहते हैं अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 सेक्शन 9 टू रिकवरी पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन के लिए जो टाइम लिमिटेशन है वो 6 मंथ है। ये उसमें सेक्शन 9 में भी लिखा हुआ है। व्हेन द डिस्पोजेशन अकर, जिस दिन उसे डिस्पोजेस किया गया उस दिन से 6 महीने स्टार्ट होते हैं। आर्टिकल 5 अंडर द समरी प्रोसीजर रेफर्ड टू इन सेक्शन 128(2)(f) ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, वेयर द प्रोविजन ऑफ सच समरी प्रोसीजर डज नॉट एक्सक्लूड द ऑर्डिनरी प्रोसीजर इन सच सूट्स। 1 ईयर है इसका व्हेन द डेटर और लिक्विडेटेड डिमांड बिकम्स पेएबल और व्हेन द प्रॉपर्टी बिकम्स रिकवरेबल। आर्टिकल 6 अपॉन अ स्टेटस एक्ट रेगुलेशन और बाय लॉ ऑफ अ पेनल्टी और फॉरफीचर। 1 ईयर है टाइम लिमिटेशन व्हेन द पेनल्टी और फॉरफीचर इज इनकर्ड। आर्टिकल 7 फॉर द वेजेस ऑफ अ हाउस होल्ड सर्वेंट आर्टिजन और लेबरर 1 ईयर, मतलब अगर किसी सर्वेंट या लेबर को कोई उसके वेजेस नहीं मिलते तो उसके लिए वो सूट फाइल कर सकता है 1 साल के अंदर। व्हेन द वेजेस अक्रू ड्यू, जिस दिन से वो वेजेस ड्यू हुए थे उस दिन से। 8 फॉर द प्राइस ऑफ फूड और ड्रिंक सोल्ड बाय द कीपर ऑफ अ होटल tavern or lodging house 1 year है when the food or drink is delivered. For the price of lodging 1 year when the price becomes payable. Article 10 to enforce a right of preemption whether right is founded on law or general usage or on a special contract 1 year है इसका when the purchaser takes under the sale sought to be impeached physical possession of the whole of the property sold or where the subject matter of the sale does not admit of physical possession when the instrument of sale is registered. Article 11 by a person against whom any of the following orders has been made to establish the right to which he claims to the property comprised in order 1 year है the date of the order जिस दिन order होगा। आगे 11A by a person against whom an order has been made under the civil procedure 1908 upon an application by the holder of a decree of the possession of immovable property 1 year है इसका जिस दिन ऑर्डर होगा उस दिन से। 12 है टू सेट असाइड एनी ऑफ द फॉलोइंग सेल्स 1 ईयर, किसी भी सेल को सेट असाइड करने के लिए 1 साल का टाइम है व्हेन द सेल इज कन्फर्म्ड और वुड अदरवाइज हैव बिकम एंड कंक्लूसिव हैड नॉट सच सूट बीन ब्रॉट। ये सारी सेल की टाइप्स लिखे हुए हैं। 13 to alter or set aside a decision or order of a civil court in any proceeding other than a suit 1 साल का टाइम है
और जिस उस दिन से स्टार्ट होगा द डेट ऑफ फाइनल डिसीजन और ऑर्डर इन द केस बाय अ कोर्ट competent to determine if finally. 14. To set aside any act or an order of an officer of a government in his official capacity not herein otherwise expressly provided for. एक साल का टाइम है द डेट ऑफ एक्ट और ऑर्डर. 15. Against government to set aside any attachment, lease or transfer of immovable property by revenue authorities for areas of government revenue. एक साल का टाइम है जिस दिन से अटैचमेंट या लीज मेड हो जाएगी. 16. Against government to recover money paid under the protest in satisfaction of a claim made by the revenue authorities on account of areas of revenue or on account of demands recoverable as such areas. 1 year का टाइम है जिस दिन से पेमेंट मेड होगी. 17. Against government for compensation for land acquired for public purposes. 1 year का टाइम है जिस दिन से वो डेट डिटरमिन की जाएगी कंपनसेशन के अमाउंट के लिए. 18. Like suit for compensation when the acquisition is not complete. 1 year का टाइम है जिस दिन से रिफ्यूजल टू कंप्लीट होगी डेट. 19. For compensation for false imprisonment. 1 year का टाइम है विद इन द when the imprisonment ends. 21. By executors, administrators or representative under the Fatal Accidents Act 1885. 1 year है the date of death of the person killed. 22. For compensation for any other injury to the person. 1 year है when the injury is committed. 23. For compensation for malicious prosecution. 1 year when the plaintiff is acquitted or the prosecution is otherwise terminated. malicious prosecution कहते हैं अगर किसी ने किसी के खिलाफ फ्रॉड मतलब झूठा केस कर दिया हो तो फिर वो जिसके खिलाफ किया है तो वो शख्स जो है वो malicious prosecution का दावा कर सकता है 1 साल के अंदर अंदर और फिर कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं. 24. फॉर कंपनसेशन ऑफ फॉर लाइबल. ये लाइबल और सिलेंडर इन दोनों के लिए भी 1 साल का टाइम होता है जिस दिन से वो डेफिमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश हुई है ये बोली गई है. 26. फॉर कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ सर्विस ओकेजन्ड बाय द seduction of the plaintiff's servant or daughter. 1 year when the loss occurs. For 27. For compensation for including a person to break a contract with the plaintiff. 1 year है the date of the breach. 28. For compensation for an illegal, irregular or excessive distress. 1 साल का टाइम है the date of distress जिस दिन से हुई. 29. For compensation for wrongful seizure of movable property under legal process. 1 year the date of seizure. 30. Agent against a carrier for compensation for losing or injuring goods. 1 year when the loss or injury occurs. 31. Against a carrier for compensation for non-delivery of or delay in delivering goods. 1 year when the goods ought to be delivered. Part 5. 2 years. अब ये सारे 2 years वाले आएंगे. टाइम लिमिटेशन 2 साल के अंदर अंदर फाइल कर सकते हैं. 32. Against one who having a right to use property for specific purposes perverts it to other purposes. 2 year officer of revenue when perversion first becomes known to the person injured thereby. 33. Under the Legal Representative Suits Act 1855 against the executor. 2 years when the wrong complaint of is done. 34. Under the same act against an administrator. 2 years D2. D2 से मुराद होता है कि जो ऊपर बात की गई है वही मतलब जिस दिन से कंप्लेंट डन होगी उसी दिन से स्टार्ट होगा. 35. अंडर द सेम एक्ट अगेंस्ट एनी अदर रिप्रेजेंटेटिव 2 years और सेम वो स्टार्ट टाइम. 36. फॉर कंपनसेशन फॉर एनी malfeasance, misfeasance और nonfeasance. 2 years when the misfeasance, malfeasance or nonfeasance takes place independent of contract and not herein specially provided for. Part 4 है 3 years. 37. For compensation for obstructing a way for a water course. 3 years the date of the obstruction. 38. For compensation for diverting a water course. इसके भी 3 साल है जिस दिन से डाइवर्जन होगी. 39. For compensation for trespass upon immovable property. 3 years the date of trespass. 40. For compensation of infringing copyright or any other exclusive privileges. 3 years the date of infringement. 41. To restrain waste. 3 years when waste begins. 42. For compensation for injury caused by injunction. 3 years और जिस दिन से इंजंक्शन सीज हो जाएगी. 43. अंडर द सक्सेशन एक्ट 1925 सेक्शन 360 और 361 बाय अ पर्सन टू होम
An executor or administrator has paid a legacy or distributed assets 3 years the date of payment distribution. 44 by a ward who has attained majority to set aside a transfer of property by his guardian 3 years when the ward attains majority. 47 by any person bound by any order respecting the possession of immovable property made under the Code of Criminal Procedure 1898 or by any one claiming under such person to recover the property comprised in such order. 3 years the date of the final order in the case. 48 for specific movable property lost or acquired by theft or dishonest misappropriation or conversion of or for compensation for wrongfully taken or obtaining the same. 3 years when the person having the right to the possession of the property first liens in whose possession it is. It 48 here to recover movable property 3 years when the same becomes known to the plaintiff. 50 46 48b to set aside sale of movable property 3 years इसका भी when the sale becomes known to the plaintiff. 49 for other specific movable property 3 years है when the property is wrongfully taken or injured. 50 for the hire of animals, vehicles, boats or household effects 3 years when the hire becomes payable. 51 for the balance of money advanced in payment of goods to be delivered 3 years when the goods ought to be delivered. 52 for the price of goods sold and delivered where no fixed period of credit is agreed upon 3 years the date of the delivery of the goods. 53 for the price of goods sold and delivered to be paid for after the expiry of a fixed period of credit 3 years when the period of credit expires. 54 for the price of goods sold and delivered to be paid for by a bill of exchange no such bill given being given 3 years when the period of proposed bill elapses. 55 for the price of trees or growing crops sold by the plaintiff to the defendant where no fixed period of credit is agreed upon 3 years the date of the sale. इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो इजी है, समझ आ रहा है कि किस चीज़ के लिए कितना टाइम लिमिटेशन है. 56 ये टोटल 181 आर्टिकल्स है, थोड़े ही रह गए बस हो जाएगा. 56 फॉर द ये मैं खुद को भी हौसला दे रही हूँ और आप सुनने वालों को भी हौसला दे रही हूँ. अच्छा जी. 56 फॉर द प्राइस ऑफ वर्क डन बाय द प्लेंटिफ फॉर द डिफेंडेंट एट हिज रिक्वेस्ट वेयर नो टाइम हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर पेमेंट 3 years when the work is done. 57 for money payable for money lent 3 years when the loan is made. 58 like suit when the lender has given a check for the money 3 years when the check is paid. 59 for money lent under the an agreement that it shall be payable on demand 3 years when the loan is made. 60 for money deposited under an agreement that it shall be payable on demand 3 years when the demand is made. 61 for money payable to the plaintiff for money paid for the defendant 3 years when the money is paid. For 60 for money payable by the defendant to the plaintiff for money received by the defendant for the plaintiff's use 3 years when the money is received. 63 for money payable for interest upon money from the defendant to the plaintiff 3 years when the interest becomes due. 64 for money payable to the plaintiff for money to be due from the defendant to the plaintiff on accounts stated between them 3 years when the accounts are stated in writing signed or the defendant his agent duly authorized again his behalf वगैरह गया. 64A under order 37 of the Code of Civil Procedure 3 years when the debt becomes payable. 37 वो चेक वाला होता है. For 65 for compensation for breach of promise to do anything at a specified time or upon the happening of a specified contingency 3 years when the time specified arrives for the contingency happens. 66 on a single bond where a day is specified for payment 3 years the day so specified. 67 on a single bond where no such day is specified 3 years the date of executing the bond. 68 on a bond subject to a condition 3 years when the condition is broken. Promissory note. 69 on a bill of exchange or promissory note payable at the fixed time
after date 3 years when the bill or not falls due. 70 on a bill of exchange payable at site or after site but not at a fixed time, 3 years when the bill is presented. 71 on a bill of exchange accepted payable at years or a particular place, 3 years when the bill is presented at the place. 72 on a bill of exchange or promissory note payable at a year at a fixed time after sight or after demand, 3 years when the fixed time expires. 73 on a bill of exchange or promissory note payable on demand and no accompanied by any writing restraining or postponing the right to sue, 3 years the date of the bill or not. 74 on a promissory note on or bond payable by installment, 3 years the expiration of the first term of payment as to the part therein payable for the parts the expiration of the respective. 75 on a promissory note or bond payable by the installment which provides that if default be made in payment of one or more इंस्टॉलमेंट द होल शैल बी ड्यू, इसके भी 3 साल है. 76 on a promissory note given by the maker to a third person or delivered to the payee after certain, मतलब promissory note के हवाले से जितना भी टाइम लिमिटेशन है वो 3 years का है. द डेट ऑफ द डिलीवरी टू द पेई. 77 on a dishonored foreign bill where protest has been made and notice given, 3 years है इसका भी टाइम. 78 by the payee against the drawer of a bill of exchange which has been dishonored by a non acceptance, इसके भी 3 साल है जिस दिन से रिफ्यूजल या acceptance की रिफ्यूजल हुई है. 79 by the acceptor of an accommodation bill against the drawer, 3 years है when the acceptor pays the amount of the bill. 80 suit on a bill of exchange promissory note bond not herein expressly provided, इसका भी 3 year है जिस दिन से बिल नोट या बॉन्ड बिकम्स पेएबल हो जाएगा. 81 बाय अ श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, 3 years श्योरिटी जिस दिन से पे करेगा क्रेडिटर को. 82 बाय अ श्योरिटी अगेंस्ट को श्योरिटी, 3 साल है इसके भी श्योरिटीज़ के वाले से. 83 अपॉन एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिटी के भी 3 साल हैं. बाय अटॉर्नी. 84 बाय अटॉर्नी और वकील फॉर हिज कॉस्ट ऑफ अ सूट और अ पर्टिकुलर बिजनेस देयर बीइंग नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट एज टू द टाइम व्हेन सच कॉस्ट आर टू बी पेड, इसका भी 3 साल है. द डेट ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द सूट और बिजनेस वेयर अटॉर्नी और वकील प्रॉपर्ली डिसकंटिन्यूस सूट और बिजनेस, द डेट ऑफ सच डिसकंटिन्यूस, मतलब वकील अगर आपका मुकदमा लड़ने से इनकार कर देता है और दरमियान में छोड़ देता है एग्रीमेंट से पहले, तो फिर आप उसके खिलाफ कंपनसेशन का कॉस्ट का सूट फाइल कर सकते हैं और 3 साल है. अजान और ये इतना स्टॉप करती. अच्छा जी, तकरीबन 100 आर्टिकल्स रह गए हैं और छोटे छोटे आर्टिकल्स है, ये अभी हो जाएगा खत्म. 85 for the balance due on a mutual open and current account where there have been reciprocal demands between the parties, 3 साल है इसका भी टाइम. 86 on a policy of insurance when the sum insured is payable after proof of the death has been given to or received the insurers, 3 years at the date of the death of the deceased, जिस दिन से ये सारा उसके पॉलिसी के हवाले से गया. 87 बाय assured recovered premium paid under a policy voidable at the election, 3 years, ये भी इंश्योरेंस के हवाले से भी 3 years का टाइम है. अगेंस्ट द फैक्टर ऑफ फॉर एन अकाउंट 88, 3 years. 89 बाय अ प्रिंसिपल अगेंस्ट हिज एजेंट फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय द लेटर एंड नॉट अकाउंटेड फॉर, 3 साल का भी इसका भी टाइम है. 90 अदर सूट बाय प्रिंसिपल अगेंस्ट एजेंट फॉर निगलेक्ट और मिसकंडक्ट, प्रिंसिपल एजेंट के दरमियान में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनका भी ऑलमोस्ट 3 साल है. 91 टू कैंसिल और सेट असाइड इंस्ट्रूमेंट नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड, 3 year. 92 टू डिक्लेयर द फोर्जरी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इशूड और रजिस्टर्ड, 3 years. 93 टू डिक्लेयर the forgery of an instrument attempted to be enforced against the plaintiff, 3 years for the 94 for properties which the plaintiff has conveyed while insane, 3 years. अगर किसी कोई शख्स इंसेन है तो उसने कन्वे कर दी प्रॉपर्टी, उसका 3 साल का टाइम है. व्हेन द प्लेंटिफ इज रिस्टोर्ड टू sanity and has knowledge of the conveyance. 95 to set aside a decree obtained by fraud or for the relief on the ground of fraud, 3 साल है इसका भी. when the fraud becomes known to the party wronged. 96 for relief on the ground of mistake, 3 साल for money. 97 for money paid upon an existing consideration which afterwards fails.
3 years, ये सारे 3 years ही चल रहे हैं. 98 to make good out of the general estate of a deceased trustees the loss occasioned by a breach of trust. 99 for contribution by a party who has paid the whole or more than his share of the amount due under a joint decree, or by a share of the joint estate or who has paid the whole or more than his share of the amount of revenue due for himself and his co-share. 3 साल है. 100 by a co-trustee to enforce against state, मतलब co-sharer को trustees वगैरह के लिए भी 3 साल है. For a seaman's wages 3 साल. 102 for wages not otherwise expressly provided by the schedule 3 साल. 103 by Muslims for exigible dower mutual where during the continuance of the marriage no such demand has been made when the marriage is dissolved by death or divorce. 3 साल. 104 by a Muslim for deferred dower mutual dower के लिए भी 3 साल का टाइम होता है. 105 by a mortgager after the mortgage has been satisfied or recovered surplus collections received by the mortgagee 3 years. For an account of share of the profits or to dissolve the partnership 3 years. 107 by the manager of जॉइंट स्टेट के हवाले से भी 3 साल हैं. 108 बाय लेसर लीज के लिए भी 3 साल हैं. 109 फॉर द प्रॉफिट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द प्लेंटिफ विच हैव बीन रॉन्गफुली रिसीव्ड बाय द डिफेंडेंट 3 years. 110 फॉर एरियर्स ऑफ रेंट 3 years. 111 बाय अ वेंडर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल पेमेंट ऑफ अनपेड परचेज मनी 3 years. 112 फॉर अ कॉल बाय अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर एनी स्टेटस और एक्ट 3 years. 113 for specific performance of contract 3 साल. 114 for the rescission of a contract 3 साल. for compensation of the breach of contract इसके भी 3 साल है. आगे आ जाते हैं 6 years वाली पार्ट 7. 116 for compensation for the breach of contract in writing registered 6 साल. upon a foreign judgment as defined in the code of CPC 6 years. 118 to obtain a declaration that an alleged adoption is invalid or never in fact took place. So 6 साल. 119 to obtain a declaration that an adoption is valid 6 years. 120 suit for which no period of limitation is provided elsewhere in this schedule. अब 120 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि जहाँ पर कोई भी लिमिटेशन प्रोवाइड नहीं किया गया तो वहाँ पर 6 year लिमिटेशन है. व्हेन द राइट टू सू अक्रूज. 121 to avoid incompetence or conclusive under tenures is an entire state sold for areas of government revenue. तो इसका 12 years है. when the sale becomes final and conclusive. 122 upon a judgment obtained in Pakistan or a recognizance 12 years इसका है. 123 for legacy or for a share of residue bequeathed by a testator or for a distributive share of the property of an interest 12 years. 124 for possession of hereditary office 12 years. 125 suit during the life of Hindu or Muslim female by a Hindu or Muslim who is the female died at the date of instituting the suit would be entitled to the possession of the land to have alienation of the such land made by the female declared to be void except for her life or until her marriage 12 years the date of alienation. 126 by a Hindu governed by the law of the पता नहीं क्या लफ्ज़ है ये मिताशरा to set aside his father's alienation of ancestral property 12 years. 127 by a person excluded from joint family property to enforce right to share therein 12 years. 128 by a Hindu for areas of maintenance 12 years. 129 by a Hindu for a declaration of his right to maintenance 12 years. 130 for compensation or assessment of rent for free land 12 years. 131 to establish a periodically recurring right 12 years. 132 to enforce payment of money changed upon immovable property 12 years. अच्छा जी. 134 to recover possession of immovable property 12 years. 134 to set aside transfer of immovable property 12 years. 134 by the
मैनेजर ऑफ अ हिंदू मुस्लिम और बुद्धिस्ट रिलीजियस और चैरिटेबल इंडोमेंट टू रिकवर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके भी 12 साल में इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन अगर टाइटल हो तो 12 साल में होती है, और अगर सिर्फ पोजेशन हो तो 6 मंथ में होती है। 134 सी बाय अ मैनेजर ऑफ अ हिंदू और मुस्लिम बुद्धिस्ट रिलीजियस, ये रिलीजियंस के हवाले से 12 ईयर्स है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है। 135 सूट इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट अदर देन अ हाई कोर्ट बाय मॉर्गेज फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 12 साल है। इतने सारे आर्टिकल बनाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल कह देता कि पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारे 12 साल। खैर 137 सूट लाइक सूट बाय परचेजर एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, ये भी सेल के हवाले से भी 12 साल है अगर वो पोजेशन के हवाले से है। 138 like sued by purchaser at a sale in execution of a decree when the judgment debtor was in possession at the date of the sale 12 years। 139 by a landlord to recover possession from a tenant 12 साल। 140 by a remainder man a reversioner other than a landlord or a devising for possession of immovable property 12 साल। 141 like suit by a Hindu Muslim entitled to possession of immovable property on the death of हिंदू मुस्लिम फीमेल 12 साल। फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी पोजेशन के बारे से सारे चल रहे हैं 12। 143 लाइक सूट व्हेन प्लेंटिफ हैज़ बिकम इंटाइटल्ड फॉर रीजन ऑफ फॉरफीचर और ब्रीच ऑफ कंडीशन 12 साल। 145 अगेंस्ट अ डिपॉजिटरी और पॉनी टू रिकवर मूवेबल प्रॉपर्टी डिपॉजिटेड और पॉन्ड। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 12 साल है और मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 30 ईयर्स है, 30 साल। बिफोर हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ordinary original civil jurisdiction by a mortgagee to recover from the mortgagor to possession of immovable property mortgage property के लिए 30 साल। 146 है by or on behalf of any local authority for the possession of any public street or road or any part thereof from which it has been dispossessed or of which it has discontinued the possession 30 years। 147 by a mortgagee for foreclosure or sale 60 years। फोरक्लोजर के लिए 60 ईयर्स है, और ये मैक्सिमम टाइम लिमिटेशन जो है वो लिमिटेशन लगता है 60 ईयर दिया और मिनिमम 7 डेज है वो आगे आएगा। 148 अगेंस्ट अ मॉर्गेजी टू रिडीम टू रिकवर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी 60 ईयर्स। और इसी तरह 149 एनी सूट बाय और ऑन बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्सेप्ट अ सूट फॉर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन 60 ईयर्स। और ये सबसे कम पनिशमेंट 150 पनिशमेंट कह रहे हैं लिमिटेशन 150 आर्टिकल लिमिटेशन एक्ट अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 फ्रॉम अ सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय अ कोर्ट ऑफ सेशन और बाय हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट अगर अपील फाइल करनी है तो उसका 7 डेज है, जिस दिन द डेट ऑफ द सेंटेंस, जिस दिन सेंटेंस पास होगी उसी दिन से टाइम स्टार्ट हो जाएगा। 151 फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट इन इट्स एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन 20 डेज द डेट ऑफ द डिक्री और ऑर्डर जिस दिन होगा। 152 अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज 30 डेज 153 अब ये 30 डेज वाले आ गए सारे टाइम। अंडर द सेम कोड द हाई कोर्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ अ सबॉर्डिनेट कोर्ट रिफ्यूजिंग लीव टू अपील टू सुप्रीम कोर्ट, लीव टू अपील अगर रिफ्यूज़ हो जाए तो 30 डेज़ का टाइम है। 154 अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर टू एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट 30 डेज। 155 under the same court to a high court except in the cases provided by the article 150 and the article 157 60 days। 156 under the code of civil procedure 1908 to a high court except in the cases provided by article 151 and article 53 90 days। 157 under the code of criminal procedure 1898 an order of acquittal के ऑर्डर के खिलाफ 6 months है। 158 अंडर द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 टू सेट असाइड एन अवार्ड और टू गेट एन अवार्ड लिमिटेड फॉर रिकन्सिडरेशन 30 डेज का टाइम है इसके लिए। 159 फॉर लीव टू अपीयर एंड डिफाइंड अ सूट फॉर अंडर समरी प्रोसीजर रेफर टू सेक्शन 128 और ऑर्डर 37 ऑफ द CRPC 10 days। 160 for an order under the same court to restore to the file an application for review rejected in consequences of failure of the applicant to appear when the application was called on for hearing 15 days। 161 for a review of judgment by a court for small causes 15 days for a review of judgment by a high court
in exercise of original jurisdiction 20 days by a plaintiff for an order or to set aside a dismissal for default or of appearance of failure to pay cost. Service of process to furnish security for cost 30 days. 161 by a defendant for an order to set aside a decree past ex parte 33 30 days. Under 165 under the Code of Civil Procedure by a person dispossessed of him property and disputing the right of the decree holder or purchaser at a sale or execution of a decree to be put in possession 30 days. 166 under the same code to set aside a sale and execution of a decree including any such application by a judgment at 30 days. 167 complaining of resistance of obstruction to delivery of possession of movable property decreed or sold in execution of a decree 30 days. 168 for the readmission of an appeal dismissed for want of prosecution 30 days. 169 for rehearing of an appeal heard ex parte 30 days. 170 for leave to appeal as a pauper 30 days. 171 under the Code of Civil Procedure a legal representative of deceased 60 days में फाइल कर सकते हैं. 172 under the same code the assignee of the receiver 60 days. 173 for a review of judgment except in the case provided by Article 161 and 162 90 days. 174 for the issue of notice under the same code to show cause why any payment made out of court of any money payable under a decree or any adjustment or of the decree should not be recorded as certified 90 days. 175 for payment of amount of a decree by installment 6 months. 176 under the same code to have the legal representative of a deceased plaintiff or of a deceased appellant made a party 90 days. 177 under the same code to have the legal representative of a deceased defendant or of a deceased respondent made a party 90 days. 178 under the Arbitration Act 1940 for the filing of in court of an award 90 days. 179 by a person desiring to appeal under the Code of Civil Procedure to the Supreme Court for leave to appeal 90 days. 180 by a purchaser of immovable property at a sale in execution of a decree or delivery of possession 3 years. 181 application for which no period of limitation is provided elsewhere in this schedule or by section 48 of the Code of Civil Procedure 1908 3 years. 182 omitted. 183 to enforce a judgment, decree or order of a high court in the exercise of its ordinary civil jurisdiction 6 years. और आगे जो है इसका सेकंड शेड्यूल थर्ड शेड्यूल ओमिटेड है और लिमिटेशन एक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट फिर मिलते हैं किसी और एक्ट के साथ. इसी तरह कंप्लीट एक्ट्स की सीरीज़ चलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला. तो देखते रहिएगा. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू फॉर लिसनिंग.